नमस्कार दोस्तों। इस समय महिला आरक्षण को लेकर देश में एक अलग ही तरह की भ्रांति फैली हुई है। मोदी जी ने कुछ ऐसा लोगों का मानस बना दिया है कि महिला आरक्षण का जो विधेयक था, उस विधेयक को साल 2026 में विपक्षी दलों ने निरस्त कर दिया है और उसे बहुमत के लिए साबित नहीं होने दिया, उसके पक्ष में वोट नहीं डाला है। जबकि सवाल ये भी है कि ये महिला आरक्षण जो है, इसका विधेयक, इसका बिल तो 2023 में ही पास हो चुका है। तो चलो जानते हैं ये आखिर लफड़ा क्या है। इस विधेयक को लेकर देश की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की एक सीनियर नेता है, जो है वरिष्ठ नेता है, बृंदा कारत। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर या महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला पत्र लिखा है और इस खुले पत्र में उन्होंने उनकी कारगुजारियों, महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाए, उन आरोपों में उनकी दगाबाजियों के साथ साथ महिलाओं को महिला आरक्षण के मामले में बेवकूफ़ बनाने जैसे सवालों को अपने पत्र में शामिल किया है। तो आप भी ये जानते हैं और हम सब जानते हैं कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों का भी एक दौर रहा है और माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जो वरिष्ठ नेता वृंदा कारत है, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के नाम जो अभी खुला पत्र लिखा है, उसमें इस पत्र में वृंदा ने लिखा है और कहा है कि प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र के नाम संबोधन में महिलाओं के लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है आपको। कई बार महिला आरक्षण के नाम पर आप देश की महिलाओं के साथ दगा कर चुके हैं, विश्वासघात कर चुके हैं। वृंदा ने पत्र में ये भी लिखा है कि आप भारत की महिलाओं को बताइए कि आपने अपने पहले कार्यकाल में महिला आरक्षण विधेयक पारित क्यों नहीं करवाया या क्यों नहीं किया था। इसके साथ वृंदा ने ये सवाल भी किया है कि मोदी जी, आपने विधेयक को सरकारी कार्यसूची में शामिल करने से इनकार क्यों कर दिया था। तो चलो जानते हैं, विस्तार से जानते हैं वृंदा ने इन सब सवालों के अलावा अपने पत्र में मोदी जी से किन किन सवालों को लेकर मतलब अपनी नाराज़गी जाहिर की है या सवाल पूछे हैं। तो शुरू करते हैं वृंदा के पत्र में लिखी बातों का वाचन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपने महिला आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि महिलाओं को सत्ता में भागीदारी दिलाने का संघर्ष दशकों से चल रहा है। महिलाओं ने इस विषय को मेरे समक्ष उठाया है। बहुतेरी बहनों ने मुझे पत्र लिखकर सब कुछ स्पष्ट भी किया है। मोदी जी, यह पत्र आपको एक ऐसी महिला की ओर से है जो आपके द्वारा वर्णित दशकों लंबे संघर्ष में सक्रिय भागीदारी रही है या महिलाओं के संघर्ष में सक्रिय रूप से खुद भी भागीदार रही, ऐसा वो कहना चाह रही है। इस ऐतिहासिक संघर्ष का नेतृत्व महिला संगठनों ने किया, पंचायतों में लाखों महिलाओं ने किया था और इन महिलाओं ने पितृसत्तात्मक संस्कृति से लड़कर यह साबित किया था कि वे प्रॉक्सी नहीं हैं। यह संघर्ष हजारों प्रदर्शनों, रैलियों, विरोध प्रदर्शनों, धरनों और याचिकाओं के माध्यम से हुआ था। आपने यह भी कहा, मैं भी उन लोगों में शामिल रहा हूं जिन्होंने इसके लिए प्रयास किए। नहीं मोदी जी, इतने वर्षों के संघर्षों में हमें आपसे कोई समर्थन नहीं मिला। आपका दावा सत्य से उतना ही दूर है जितनी दूरी गोडसे की विचारधारा और गांधी की विचारधारा के बीच रही है। आइए तथ्यों का प्रोपेगेंडा से अलग कर लेते हैं मोदी जी, लेकिन उससे पहले महिलाओं के दुख में भागीदार होने के आपके कथन और आपके इस वचन, मैं देश की हर महिला को आश्वस्त करता हूं, हम महिला आरक्षण के मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करेंगे। इसके संदर्भ में यहाँ एक ठोस सुझाव है जो आपके दुख और हर बाधा को दूर कर देगा।
आपकी सरकार द्वारा 2023 में लाए गए 106 संवैधानिक संशोधन में खड़ी की गई उस बड़ी बाधा को हटाइए जो महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़ती है। मोदी जी, इस वाक्य हटा दीजिए। महिला आरक्षण कल से लागू हो सकता है अगर ये वाक्य हटा दिया आपने तो, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे मोदी जी। क्यों? कि आपका जो महिला आरक्षण के प्रति कोई भाव ही नहीं है ना। आपकी कोई महिला आरक्षण को लेकर कोई प्रतिबद्धता न थी, न है, न कभी रहेगी। आप 2014 में प्रधानमंत्री चुने गए। आपकी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का वादा किया था। आपके नेतृत्व वाले गठबंधन ने 336 सीटें जीती थी। इसमें आपकी अपनी पार्टी भाजपा को 282 सीटें मिली थी। आपने क्या क्या प्रयास किए उस दौरान? कुछ किए? भारत की महिलाओं को बताइए कि आपने अपने पहले कार्यकाल में महिला आरक्षण विधेयक क्यों पारित नहीं किया। इतना ही नहीं मोदी जी, आपने विधेयक को सरकारी कार्यसूची में शामिल करने से भी इनकार कर दिया था। ऐसा क्यों किया था? महिलाओं को उसका भी उत्तर दीजिए। 2017 के मानसून सत्र में तत्कालीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने राज्यसभा सदस्य के रूप में महिला आरक्षण विधेयक को कार्यसूची में शामिल करने की मांग की थी। उस समय आपने इनकार क्यों कर दिया था? जुलाई 2018 में लोकसभा में माकपा की सांसद और अब अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ की अध्यक्ष पीके श्रीमती ने यह मुद्दा उठाया था। 2019 में होने वाले चुनाव में सिर्फ 1 साल बचा था, इसलिए यह मामला बहुत जरूरी था। उन्हें कई पार्टियों का समर्थन भी प्राप्त था, लेकिन आपकी सरकार ने उनकी अपील को अनसुना कर दिया। ऐसा क्यों किया था? महिलाओं को आप ये भी बताइए। अनेक विपक्षी दलों की महिला सांसदों ने महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग को लेकर संसद के अंदर धरना भी दिया था। संसद के बाहर महिलाएं सड़कों पर उतरकर विधेयक को सूचीबद्ध करने और पारित करने की मांग भी कर रही थी। तब आपने कुछ क्यों नहीं किया? ऐसा क्यों किया मोदी जी? आपने ये भी महिलाओं को बताइए। नतीजा ये निकला कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण से वंचित कर दिया गया। इस मुद्दे पर आपका पहला ये विश्वासघात था। 2019 में आपने और भी बड़े बहुमत से जीत हासिल की। आपकी पार्टी को गठबंधन द्वारा जीती गई 553 सीटों में से 303 यानी 303 सीटें मिली थी। यह बहुत बड़ा बहुमत था। आपने इसका इस्तेमाल कैसे किया? बताइए। आपने इस कार्यकाल में नारी हित के लिए कौन से काम किए थे? उस समय आपने महिला आरक्षण को लागू क्यों नहीं किया था? आपकी प्राथमिकता तो कारोबारियों की मदद करना था। आप 4 मजदूर विरोधी श्रम कानून लाए। आपने अपने बहुमत का इस्तेमाल 3 किसान विरोधी विधेयकों को पारित कराने के लिए किया, महिलाओं के आरक्षण के लिए नहीं किया। आपने महिला आरक्षण विधेयक लाने के लिए अपने बहुमत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या ये आप महिलाओं को बता सकते हैं? आपने अपने कार्यकाल के लगभग आखिरी सत्र तक महिला आरक्षण विधेयक के दोषपूर्ण संस्करण को लाने के लिए इंतजार क्यों किया? समय रहते उस विधेयक को आप लाए क्यों नहीं आपके कार्यकाल में, जिससे संसदीय समिति के पास भेजने का समय ही नहीं बचा? इतना विलंब क्यों किया? सितंबर 2023 में ही आपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम NSVA नामक विधेयक पेश किया था। इस पत्र में आगे मैं इसके शीर्षक के चयन पर चर्चा करूंगी। कई लोगों का कहना था कि आपकी सरकार आगामी 2024 के चुनाव के दौरान इस आलोचना से बचने के लिए विधेयक लाई कि आप दूसरी बार अपने वादे से मुकर गए हैं, लेकिन असल मकसद इससे कहीं और ज़्यादा गंभीर था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अनुच्छेद 334A मतलब 334A के तहत संवैधानिक संशोधन के रूप में पेश किया, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं के लिए आरक्षण जनगणना और परिसीमन पूरा होने के बाद ही लागू होगा।
महिला संगठनों ने इस संबंध का कड़ा विरोध किया। आपने जो ये विलंब से लागू करने की बात कही, उस समय हम महिला संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था और हमने तर्क दिया था कि महिलाओं के लिए आरक्षण का जनगणना या परिसीमन से कोई संबंध नहीं है। 2024 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण के अधिकार से वंचित किया जाएगा। और तीसरा, यह प्रक्रिया कब पूरी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। ये सवाल भी हमने उस समय खड़ा किया था। संसद में विपक्षी दलों ने इनमें से कई मुद्दे उठाए। आपने और केंद्रीय गृह मंत्री ने 2029 के चुनाव तक जनगणना और परिसीमन पूरा होने की गारंटी दी थी। विधेयक पारित हो गया, लेकिन आपके दिए गए किसी भी आश्वासन पर आज तक अमल नहीं किया गया है। बताएंगे आप महिलाओं को ऐसा क्यों किया आपने? मोदी जी, इसकी कीमत महिलाओं को अभी भी चुकानी पड़ी है और चुका रही है। अगर आपने आरक्षण के मुद्दे पर जोर न दिया होता और 2010 का वह विधेयक पेश किया होता जिसके लिए आपकी अपनी पार्टी ने उस समय मतदान किया था, जो आज लोकसभा में 180 महिलाएं होती, इसके बजाय उनकी संख्या घटकर आज 74 रह गई है, जो 2019 से भी कम है। क्या ये आपकी नादानी नहीं है? क्या ये आपकी गलती नहीं है? क्या ये आपका कृत्य महिलाओं के साथ छलावा नहीं है, विरोधाभास नहीं है? आप ये भी महिलाओं को बताइए। इस दौरान 10 विधानसभा चुनाव हुए हैं। 1/3 की जगह उनकी संख्या 10% से भी कम रह गई है। आपके गृह राज्य गुजरात में 182 विधानसभा सीटों में से 2022 में हुए चुनाव में केवल 15 महिलाएं थी, यानी मात्र 8%। संसद में 2/3 बहुमत होने के बावजूद आपने उस विधेयक को पारित करने से इनकार कर दिया, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना था। यह आपका दूसरा विश्वासघात था मोदी जी महिलाओं के साथ। महत्वपूर्ण राज्य चुनाव के बीच बीते 16 अप्रैल को आपने महिला आरक्षण के मुद्दे पर नए संवैधानिक संशोधनों को पारित कराने के लिए संसद सत्र को आगे बढ़ा दिया। विपक्षी दलों से कोई पूर्व चर्चा नहीं की और न ही महिला संगठनों से किसी प्रकार का विचार विमर्श करने का सोचा, और संविधान संशोधन सदन में खारिज हो गया। आपकी ये जो इसको तानाशाही कह लें या मनमर्जी कह लें, है ना, इसके चलते ये जो है संशोधन सदन में खारिज हो गया। 2011 की पुरानी जनगणना के आधार पर परिसीमन के अपने आंकड़े एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण के मुद्दे का इस्तेमाल करने की आपकी चाल भी इसके साथ ही नाकाम हो गई। अब यह स्पष्ट है कि आपकी सरकार ने जानबूझकर जनगणना प्रक्रिया शुरू नहीं की, क्योंकि आपने यह साजिश अपने पहले से ही रच रखी थी। मोदी जी, यह आपका तीसरा विश्वासघात था महिलाओं के साथ। आप संसद में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना चाहते थे। अपने भाषण में आपने कहा, नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से कुछ छीनने के बारे में नहीं था। नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ देने के बारे में था। यह देने का संशोधन था। दूसरे शब्दों में, राजनीति में पितृसत्ता को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। पुरुषों को सत्ता में रहने दें, उनकी संख्या बढ़ने दें, महिलाएं उनकी सहायक हो सकती हैं। आपने अपनी ही पार्टी में उन सामंती और जातिवादी सरदारों के साथ समझौता किया जो अपनी जागीर चलाते हैं और चलाते रहे हैं, और महिला आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी भी रहे हैं। सीटों में वृद्धि से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ये बात भी आप नोट। इसके अलावा मनुवादी दृष्टिकोण आपका स्पष्ट है। आप महिलाओं के साथ सामाजिक न्याय करना नहीं चाहते। आपके महिला आरक्षण में मनुवादी दृष्टिकोण की बू आती है। क्या यह सच नहीं है कि 2011 की जनगणना का उपयोग करके आप दलित और आदिवासी महिलाओं को उनके लिए आरक्षित सीटों में उनके उचित हिस्सों को कम कर देना चाहते हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या 2011 और 2026 के बीच कई गुना बढ़ी है, इसलिए उनकी सीटों का अनुपात भी बढ़ना चाहिए, लेकिन आपके प्रस्ताव ने उन्हें इस अधिकार से ही वंचित कर दिया। और अंत में आइए परिसीमन और सीटों में वृद्धि के मुद्दे पर आते हैं। इस पर भी बात करते हैं, इस पर अलग से चर्चा करते हैं अपन।
और राज्यों की जनसंख्या आनुपातिक सीटों के आधार पर नहीं हो सकती, क्योंकि इससे राज्यों को उनके विकास के लिए दंडित किया जाएगा। तो आधार क्या हो सकता है, इस पर चर्चा और परामर्श होना चाहिए। वैसे भी इसका महिला आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। महिलाएं खुश है कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर आपकी हेराफेरी नाकाम रही। आप विपक्ष पर कन्या भ्रूण हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें सजा मिलेगी। मोदी जी अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। अगर आपको ऐसी अनुचित उपमाएं ही देनी है तो आपको पता होना चाहिए कि असल में कोई भ्रूण था ही नहीं। 2010 के आरक्षण विधेयक के रूप में एक पूर्ण विकसित अस्तित्व था, जिसके लिए आपकी पार्टी ने मतदान किया था। आपने उस अस्तित्व को दफना दिया। अगर कोई पाप है तो वह यही पाप है जो आपने उसे दफना दिया। महिलाएं आपकी सरकार के लगातार विश्वासघातों से तंग आ चुकी है। इसे वंदन न कहें। हम सम्मान नहीं बल्कि अधिकार मांग रहे हैं। हमारी मांग इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की संवैधानिक रूप से अनिवार्य भागीदारी में वृद्धि से भारत में लोकतंत्र मजबूत होगा। हम जाति जनगणना की मांग का समर्थन करते हैं, जिसे आप टालना चाहते हैं, क्योंकि आप भारत की जातिगत असमानताओं की सच्चाई को दस्तावेजी रूप से दर्ज और अकाट्य आंकड़ों के माध्यम से संबोधित करना ही नहीं चाहते हैं, या उन्हें स्पष्ट रूप से कागजों में दर्ज करना ही नहीं चाहते हैं। और प्लीज़ मोदी जी, हमारे लिए आंसू मत बहाइए। बस वही कीजिए जो आपको 2014 में करना था, शुरुआती समय में। महिला आरक्षण विधेयक को बिना किसी शर्त या बंधन के संसद के अगले सत्र में पेश कीजिए, ताकि इसे अगले चुनाव में लागू किया जा सके। हमें कार्रवाई चाहिए, दिखावा नहीं। भवदीय बृंदा कारत, वरिष्ठ नेता माकपा। तो दोस्तों, ये था माकपा की वरिष्ठ नेता बृंदा कारत का नरेंद्र मोदी के नाम खुला पत्र। इस पत्र में बृंदा ने किन किन सवालों को उठाया है, इन पर तमाम दलित, आदिवासी और पिछड़े महिलाओं को ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री से सम्मान की जगह अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए, अपने अधिकार के लिए खड़ा होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं, पर देश की महिलाओं का हक चाहिए। इसके लिए भी दलित, आदिवासी और पिछड़ी महिलाओं को इस महिला आरक्षण पर अमल करना चाहिए। उनके क्या क्या हक मारे जा रहे हैं, इसके बारे में भी समझ रखना चाहिए। इस पत्र में महिला आरक्षण की बारीकियों को लेकर जो प्रश्न बृंदा कारत सामने लाई है, इन प्रश्नों का समाधान देश की मातृशक्ति को मुस्तैदी से करवाना चाहिए। और जब भी कोई महिला आरक्षण के बारे में बात हो तो सबसे पहले उन रानियों के लिए सीटें आरक्षित करने नहीं होने देना चाहिए जो देश के धनाढ्य घरों से लोकसभा में, राज्यसभा में पहुंचेगी, पूंजीपतियों के घरों से लोकसभा और राज्यसभा और संसद में पहुंचेगी। इससे पहले महिला आरक्षण लागू हो, महिला आरक्षण पे कोई बात हो, इसके पहले तमाम देश की दलित, आदिवासी, पिछड़ी और मुस्लिम, अल्पसंख्यक, जैनी, सिखों की महिलाओं को अपने हक और अधिकार के लिए मोदी जी के सामने आना चाहिए। आज बस इतना ही। बृंदा कारत का ये पत्र आपको कैसा लगा? तमाम माताओं बहनों से गुजारिश है कि इस पत्र को सुने, समझें, अमल में लाएं और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ें और भ्रम की स्थिति से पार जाएं। किसी के बहकावे में, किसी के भ्रम में मत आएं, है ना। यही आपका सच्चा अधिकार होगा, यही आपकी सच्ची सजगता होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।